So this is lecture number 3 for the surface chemistry. In the last two lectures, we are talking about what adsorption is. Let me remind you again, adsorption क्या होता है? जब कोई particles किसी दूसरे surface पर आकर चिपक जाते हैं, then you call that adsorption is taking place. दो words हमने सीखे. एक वो जो चीज आके चिपकती है, that is called adsorbate. जहां जिस सरफेस पर चिपकती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं एड्सोर्बेंट. ठीक है, दो नए वर्ड्स, एड्सोर्बेट एंड एड्सोर्बेंट. इसमें एड्सोर्प्शन की हमने एक डेफिनेशन दी. एड्सोर्प्शन इज द फेनोमेना ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ एड्सोर्बेंट. दैट फेनोमेना इज कॉल्ड एड्सोर्प्शन. There is a huge difference between adsorption and absorption. Adsorption is a surface phenomena कि चीजें कहाँ है? सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर है. लेकिन जब आप बात करते हैं absorption पे, तो वो चीजें क्या कर जाती है? अंदर पेनिट्रेट कर जाती है. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसको आपने पूरे तरीके से लेमिनेट कर रखा है. अब आपने इसके ऊपर पानी डाल दिया. सपोज करो स्पंज है आपके पास. स्पंज को आपने लैमिनेट किया, लेकिन अब लैमिनेट किए हुए पर क्या लैमिनेशन को आंसर इज नो. तो वो क्या फेनोमेना हुआ? दैट इज योर सरफेस फेनोमेना. लेकिन अगर हम क्या करें, हम जो है उसके ऊपर की लैमिनेशन हटा दे, स्पंज को पानी में डाल दे, तो पानी क्या करेगा? उस फॉर्म के अंदर तक चला जाएगा. तो वो क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है. सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एड्सोर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन? एड्सोर्प्शन टेक्स प्लेस एट सरफेस व्हाइल एब्जॉर्प्शन इज अ बल्क फेनोमेना. बल्क फेनोमेना मींस कि चीजें अंदर तक चली जाती हैं. आज हम जो बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एड्सोर्प्शन की. यहाँ पर एक बात मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं कि ये जो एड्सोर्प्शन के टाइप्स हैं, ये हमने किसके बेसिस पर जो है डिफाइन कर रखा है इनको? ये हमने डिफाइन कर रखा है ऑन द एक्सपेरिमेंटल बेसिस. ठीक है, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर हम लोग डिफाइन करते हैं कि जब एक्सपेरिमेंट हम करेंगे तो कितना क्या अलग अलग तरीके के आते हैं. तो यहाँ पर दो टाइप की एड्सोर्प्शन हमारे पास होती है. पहली एड्सोर्प्शन को हम लोग बोलते हैं फिजिकल adsorption. It has one more alternate name, and that alternate name is known as physiosorption. Physiosorption. ठीक है. ऐसे ही जो दूसरी टाइप की एड्सोर्प्शन है उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल एड्सोर्प्शन. This is also known as chemisorption. So these are the two different types of adsorptions जो हमारे पास होते हैं. एक क्या गया? फिजिकल एड्सोर्प्शन. दूसरा क्या गया? केमिकल एड्सोर्प्शन. अब फिजिकल एड्सोर्प्शन क्या होता है और केमिकल एड्सोर्प्शन क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे, बट इन द टर्म्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एड्सोर्प्शन एंड केमिकल एड्सोर्प्शन. डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एड्सोर्प्शन. ठीक है, दोनों के बीच में हम लोग डिफरेंसेस को स्टडी करने वाले हैं. तो पहले मैं बात करता हूं फिजिकल एड्सोर्प्शन की. फिजिकल एड्सोर्प्शन का नाम ही आपको बता रहा है कि एड्सोर्प्शन में देयर विल बी नथिंग न्यू विल बी फॉर्म्ड. कुछ नया नहीं बनेगा, सिर्फ फिजिकल चेंजेस आएंगे. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल चेंजेस आएंगे. यहां पर जो फोर्सेस हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. अट्रैक्शन किस किस के बीच में? बिटवीन एड्सोर्बेट एंड एड्सोर्बेंट आर वीक लाइक वैंडरवाल फोर्सेस. ठीक है, जैसे हमारे पास होते हैं ना वैंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वो बहुत वीक होते हैं. ये फिजिकल एड्सोर्प्शन में होता है. मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, फिजिकल एड्सोर्प्शन में दो चीजें आपस में चिपक जाएंगी. जैसे आप पढ़ते हैं ना फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है, तो यहाँ पर वही है कि फिजिकल एड्सोर्प्शन में
दो चीजें सिर्फ आएंगी, there will be no chemical bond between adsorbate and adsorbent. This is my second difference. No chemical bond between adsorbate and adsorbent. ठीक है, एज यू अंडरस्टैंड वेंडरवल फोर्सेस कैसे होते हैं, वीक होते हैं। अगर वेंडरवल फोर्सेस वीक हैं तो इसका मतलब है कि आप बड़ी आसानी से उन दोनों को क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। कि मतलब अगर आप चाहें कि एडसोर्बेट और एडसोर्बेंट एक दूसरे से दूर दूर हो जाए, तो यहाँ पर ऐसा करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मुश्किल फेस नहीं करनी पड़ेगी। आप बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, उनको अलग अलग कर सकते हैं। मतलब ये जो प्रोसेस है या ये जो एडसॉर्प्शन है, दैट इज योर रिवर्सिबल इन नेचर। रिवर्सिबल इन नेचर को आई होप आप समझ गए होंगे कि जिसको हम क्या कर सके, रिवर्स कर सके। एडसोर्बेट एडसोर्बेंट दोनों को अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है, अब इसको अगर मान लो आपको जो है एडसॉर्प्शन को रिवर्स करना है, तो देखो कैसे किया जा सकता है। इसका सबसे आसान तरीका क्या होगा, द मोस्ट इजीएस्ट मेथड टू डू दिस विल बी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इंक्रीज इन टेम्परेचर, जो फिजिकल एडसॉर्प्शन है, फिजिकल एडसॉर्प्शन वो क्या करता है, वो डिक्रीज करता है। क्यों करता है डिक्रीज? पहला क्वेश्चन दिमाग में, व्हाई इट डिक्रीजेस? आंसर इज क्वाइट सिंपल। कि भाई देखो, फिजिकल एडसॉर्प्शन में क्योंकि फोर्सेस बहुत वीक है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होते रहेंगे, कम होते रहेंगे। तो ये फिजिकल एडसॉर्प्शन डिक्रीज करता है। व्हाई? बिकॉज with increase in temperature, forces of attraction gets weak, कि वो धीरे धीरे क्या होते रहेंगे, कमजोर होते रहेंगे। अब आगे देखते हैं कि फिजिकल एडसॉर्प्शन किस पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पर। या कोई भी एडसॉर्प्शन किस पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पर। सरफेस एरिया इन, तो आप कहेंगे कि फिजिकल एडसॉर्प्शन आल्सो इंक्रीजेस। केमिकल एडसॉर्प्शन में भी ये पॉइंट बिल्कुल सेम आता है। इसलिए जब बोर्ड इस क्वेश्चन को पूछता है तो वो ऐसे पूछता है कि व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन फिजिकल एडसॉर्प्शन एंड केमिकल एडसॉर्प्शन। तो सिमिलैरिटी की जब हम बात करने जाते हैं तो हम यही कहते हैं कि भाई दोनों में सरफेस एरिया का बहुत बड़ा रोल है। सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो क्या होगा, आपके पास फिजिकल एडसॉर्प्शन बढ़ता रहेगा। ठीक है, इफ आई टॉक पैरेलली, अगर मैं यहां पर केमिकल एडसॉर्प्शन को भी डील करूं, केमिकल एडसॉर्प्शन, ठीक है। तो पहला पॉइंट इसके अंदर क्या आएगा, देखो यहां पर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या थे, वीक थे। लेकिन यहां पर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या आने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग आने वाले हैं। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्ग जस्ट लाइक अ केमिकल बॉन्ड। कि जैसे कोई केमिकल बॉन्ड होता है, ठीक है ना। आप केमिकल बॉन्ड होता क्या है, सबको पता है कि दो चीजों को जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होल्ड करके रखता है एक दूसरे के पास पास, उसको हम लोग केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। और केमिकल बॉन्ड हमेशा वैन फोर्सेस से क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। अगर ये फोर्सेस जो है स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब है इनको अलग अलग करना भी हमारे लिए क्या होगा, मुश्किल होगा। जैसे इसमें सेकंड पॉइंट मैंने फिजिकल एडसॉर्प्शन में क्या लिखा था कि नो केमिकल बॉन्ड बिटवीन एडसोर्बेट एंड एडसोर्बेंट, जबकि यहां पर क्या होगा, सेकंड पॉइंट विल बी केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड, बॉन्ड इज फॉर्म्ड। ठीक है, थर्ड पॉइंट कि हमने कहा था फिजिकल एडसॉर्प्शन इज रिवर्सिबल, कि आप उसको क्या कर सकते हैं, एडसोर्बेट और एडसोर्बेंट को अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन ये कैसा हो जाएगा, दिस विल बिकम
रिवर्सिबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केमिकल बॉन्ड बन गया। केमिकल बॉन्ड बनने का मतलब हो जाता है कि एक नई चीज बन जाती है, आपके पास एक नई चीज बन जाती है। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, दैट दिस इज इररिवर्सिबल इन द नेचर, कि आप इसको क्या नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं कर सकते। अगर मैं इसे आगे चलूं तो हमने कहा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या करता है, डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है? क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। जबकि यहां पर हम क्या कहते हैं कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर, पहले क्या होता है, केमिकल एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है, केमिकल एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस, के पहले तो वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, बट आफ्टर केमिकल एब्जॉर्प्शन क्या करता है, डिक्रीज करता है। कि पहले तो वो बढ़ेगा लेकिन कुछ टाइम के बाद वो लगातार क्या होता रहेगा, कम फिजिकल एब्जॉर्प्शन, सॉरी केमिकल एब्जॉर्प्शन धीरे धीरे क्या करता रहेगा, डिक्रीज करता रहेगा। क्वेश्चन आता है दिमाग में, क्यों डिक्रीज करेगा? बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो उसका मैं रीजन दूंगा आपको अगले पॉइंट में, लेकिन यहां पर भी मैं 5th पॉइंट लिख लेता हूं कि जैसे फिजिकल एब्जॉर्प्शन में सरफेस एरिया इंक्रीज, सरफेस एरिया इंक्रीज, तो यहां पर एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन विल इंक्रीज हियर। आई थिंक इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए फिर से हम फिजिकल एब्जॉर्प्शन की तरफ एक बार फेस कर लेते हैं कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या है। यू कैन हैव अ स्क्रीनशॉट हियर, आप यहां से एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इन केस यू वांट दैट। आपको सब चीजें फिजिकल और केमिकल एब्जॉर्प्शन दोनों पैरेलल दिखाई दे जाएंगे। यू कैन हैव अ स्क्रीनशॉट। चलिए बात कर लेते हैं एक बार फिर से फिजिकल एब्जॉर्प्शन की। फिजिकल एब्जॉर्प्शन में मैं 5 पॉइंट्स आपको बता चुका हूं कि क्या क्या वो पॉइंट्स हैं। अब इसमें थोड़ा सा हम फिर से स्पेसिफिक हो जाते हैं फिजिकल एब्जॉर्प्शन के बारे में, देखें कैसे डील करेंगे। फिजिकल एब्जॉर्प्शन में आप एक सीधी सी बात बताएं कि जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है फिजिकल एब्जॉर्प्शन में, वो कैसे है, वेंडरवॉल फोर्सेस है। और वेंडरवॉल फोर्सेस क्या होते हैं, वीक होते हैं। वीक फोर्सेस को जो है जनरेट करने के लिए कम एनर्जी लगेगी कि ज्यादा एनर्जी लगेगी? आंसर इज कम एनर्जी लगेगी। आपको पता है ना कि जब केमिकल बॉन्ड बनता है या अट्रैक्शन होते हैं तो एनर्जी निकलती है। ठीक है, उस एनर्जी को हम लोग यहां पर क्या कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन। वी पीपल विल कॉल इट एज enthalpy of adsorption, enthalpy of adsorption। enthalpy of adsorption क्या हुई कि जब adsorption होगा तो कितनी एनर्जी बाहर निकलेगी। आपने कल ये बात पढ़ी थी कि जब adsorption होता है, adsorption is a exothermic process, यानी कि वहां कुछ ना कुछ एनर्जी चेंज आता है। ठीक है, अब वो एनर्जी चेंज जो है, जो वो एनर्जी चेंज है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन है क्या, कि जब एब्जॉर्प्शन होगा, कल हमने एक क्वेश्चन करा था कि जब एब्जॉर्प्शन होता है तो एनर्जी निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पर फिजिकल एब्जॉर्प्शन में क्योंकि अट्रैक्शन वीक है, तो वीक अट्रैक्शन को जनरेट करने के लिए एनर्जी भी कम होगी। फिजिकल एब्जॉर्प्शन में हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन इज लो। ठीक है, जबकि केमिकल एब्जॉर्प्शन में फोर्सेस कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग है। अगर वहां पर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है तो वहां पर एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। केमिकल एब्जॉर्प्शन के लिए यही चीज क्या हो गई, हाई हो गई। ठीक है, यहां पर एक पॉइंट हमें उधार लेना पड़ेगा फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या कहते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग कहते हैं कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है
तो एक्टिवेशन एनर्जी आपको चाहिए होती है। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, देखें एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं कि HCl प्लस NaOH इट गिव्स यू वाटर प्लस NaCl। कैसे रिएक्शन हुई कि आपने यहां तोड़ा H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यहां पर ब्रेक किया Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ NaCl, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ मतलब H2O। लेकिन क्या ये बात इतनी आसान है? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि H के ऊपर पॉजिटिव है तो वो Cl नेगेटिव को क्यों छोड़ेगा, या अगर छोड़ना भी है उसको, शायद अब कई ऐसा कहेंगे कि सर NaCl इज मच मोर स्टेबल देन HCl, तो इसलिए Cl ने हाइड्रोजन का साथ जो है छोड़कर किसका साथ पकड़ लिया, सोडियम का साथ पकड़ लिया। यू आर करेक्ट हियर। लेकिन फिर भी NaCl को कब पकड़ सकता है, जब वो Cl नेगेटिव की फॉर्म में हो, यानी कि आपको पहले H पॉजिटिव Cl नेगेटिव को तोड़ के अलग अलग करना पड़ेगा। उस जब आप अलग अलग करने जाओगे तो आपको कुछ ना कुछ तो एनर्जी देनी पड़ेगी, और उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एंथैल्पी ऑफ एडसोर्प्शन। ठीक है, तो यहां पर जो एंथैल्पी ऑफ एडसोर्प्शन है फिजिकल में क्या होगा, लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर जो नए फोर्सेस बनेंगे वो कैसे बनेंगे, वीक बनेंगे। और केमिकल में वो क्या होती है, क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो इसका मतलब है वहां पर एंथैल्पी ऑफ एडसोर्प्शन क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। ठीक है, इससे आगे हम चलते हैं, देखें क्या बात आएगी। हाँ, हम कह रहे थे कि एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है। एक्टिवेशन एनर्जी मतलब आपको कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी ताकि H पॉजिटिव Cl नेगेटिव अलग हो सके, क्योंकि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो ही नहीं रही, तो एक्टिवेशन एनर्जी की तो जरूरत पड़ेगी नहीं। भाई एक्टिवेशन एनर्जी वहां चाहिए जहां केमिकल रिएक्शन हो रही है। केमिकल रिएक्शन होगी कहाँ, केमिकल एडसोर्प्शन में। यानी कि केमिकल एडसोर्प्शन में आपको क्या चाहिएगा, आपको चाहिए कि एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, कि वो रिक्वायर्ड है। जबकि यहां पर मैं क्या कहूंगा कि नो नीड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, यहां एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं होती। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखो फिजिकल फोर्सेस कह रहे हैं, जब आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा था, तो स्टेट्स ऑफ मैटर में आपने एक बात कही थी कि जहां कुछ भी नहीं है वहां पर भी वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। यानी कि वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को जनरेट करने के लिए आपको कोई स्पेसिफिक कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ती, कोई जरूरत नहीं पड़ती। आपको सिंपली क्या करना है, कुछ भी नहीं है तो भी वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तो एग्जिस्ट करते ही करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या है, वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। यानी कि जो फिजिकल एडसोर्प्शन है दैट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। लेकिन क्या दुनिया की किन्हीं भी दो चीजों के बीच में केमिकल बॉन्ड बन सकता है? आप कहेंगे नहीं बन सकता सर, है ना। केमिकल बॉन्ड देखो, क्या आप जो है हर चीज आपस में रिएक्ट कर सकती है? आंसर इज नो। कुछ चीजें ज्यादा रिएक्टिव है, कुछ चीजें कम रिएक्टिव है। यानी कि रिएक्टिविटी स्पेसिफिक है कि कुछ चीजें रिएक्ट करेंगी और कुछ चीजें रिएक्ट नहीं करेंगी। क्योंकि केमिकल एडसोर्प्शन में केमिकल रिएक्शन होनी है। केमिकल रिएक्शन होने का मतलब है कि वहां पर स्पेसिफिक चीजें होनी बहुत जरूरी हैं। अगर वो नहीं मिली तो केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। यानी कि केमिकल एडसोर्प्शन कैसा हुआ, दैट इज योर स्पेसिफिक इन नेचर। मतलब ऐसा नहीं है कि दुनिया की कोई भी दो चीजें केमिकल एडसोर्प्शन शो कर देंगी, नहीं, हर चीज केमिकल एडसोर्प्शन शो नहीं कर सकती, लेकिन हाँ दुनिया की हर चीज जो है फिजिकल एडसोर्प्शन जरूर शो कर सकती है। आई एम कमिंग टू लास्ट एंड फाइनल, पॉइंट, दैट इज कि ये क्या होता है, दिस इज योर मल्टी लेयर्ड एडसोर्प्शन। मल्टी लेयर्ड का मतलब क्या हुआ, देखो आपके पास ये एक सरफेस है, ठीक है,
मान लेते हैं कि ये मेरे पास टेबल है, अब डस्ट पार्टिकल्स है, सबसे पहले दिन क्या होगा, डस्ट का पार्टिकल आएगा, यहां पर सेट हो गया, चिपक गई, ठीक है। दूसरे दिन फिर से डस्ट पार्टिकल आएगा, वो इसके ऊपर सेट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कौन से हैं, वेंडरवॉल, और वेंडरवॉल तो कहीं पर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। तीसरे दिन और ज्यादा धूल जम जाएगी। यही तो बात होती है ना कि गाड़ी जो है आपके पास, पहले दिन जो है गाड़ी के ऊपर बहुत कम धूल होती है, दूसरे दिन गाड़ी के ऊपर ज्यादा धूल होती है, तीसरे दिन और ज्यादा धूल होगी। यानी कि आप जितने दिन उसको खड़ी करके रखोगे, सफाई नहीं करोगे, उसके ऊपर धूल जमती रहेगी, यानी कि एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर बनती रहेगी। ये कैसा प्रोसेस हो गया, मल्टी लेयर्ड एडजॉर्प्शन हो गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी केमिकल एडजॉर्प्शन की। केमिकल एडजॉर्प्शन में फिर से आपने क्या लिया, टेबल लिया, मान लेते हैं यहां पर। अब केमिकल एडजॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड बनना है, ये पहली लेयर बनी, ठीक है, जो पहली लेयर बनी उसमें टेबल के बीच में और पार्टिकल्स के बीच में बॉन्ड बन गया। लेकिन इसके बाद जो दूसरा पार्टिकल आएगा, आप उसको कहीं पर भी रखो, तो क्या वो टेबल के साथ बॉन्ड बना पाएगा, आंसर इज नो, कि भाई वो टेबल के साथ तो बॉन्ड नहीं बना सकता। अगर वो टेबल के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो केमिकल एडजॉर्प्शन भी शो नहीं करेगा। यानी कि यहाँ पर जो पहली लेयर होगी, जो टेबल के सीधे सीधे कांटेक्ट में होगी, उसी में टेबल और डस्ट के बीच में क्या बनेगी, जो है केमिकल बॉन्ड बनेगी। यानी कि ये कैसा हुआ, ये सिंगल लेयर्ड फिनोमेना हो गया, कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही लेयर बनती है, एक से ज्यादा लेयर यहां पर नहीं बनती। तो दिस इज about your difference between physical adsorption and chemical adsorption. So you can have a screenshot here, ठीक है, आप देख सकते हैं, आई एम गिविंग यू अ चांस कि आप यहाँ पर पूरे बोर्ड का एक स्क्रीनशॉट ले सकें। नाउ यू कैन हैव योर स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग एक बड़ी छोटी सी बात और करेंगे, और उस बात का नाम है फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अब ये क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में क्या है, चलिए बात कर लेते हैं। फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। ये क्या होता है, देखें यहां पर तीन वर्ड्स हैं, एक है फ्रेंडलिच, दूसरा है एडजॉर्प्शन, और तीसरी जो टर्म है वो है आइसोथर्म। आइसोथर्म वर्ड का मतलब क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर, कि आपको क्या करना है, टेम्परेचर को कांस्टेंट करना है, ठीक है। और कांस्टेंट टेम्परेचर पर आप क्या करेंगे, स्टडी करेंगे एडजॉर्प्शन को, यानी कि स्टडी एडजॉर्प्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो वहां से हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं, एंड दिस प्रोसेस वाज डन बाय फ्रेंडलिच, व्हिच इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। देखिए अब तक हम ये बात कर रहे हैं कि एडजॉर्प्शन है क्या। एडजॉर्प्शन में दो चीजें हैं, क्या, एक एडजॉर्बेट और एक एडजॉर्बेंट, ठीक है। एक क्या आ गया एडजॉर्बेट और दूसरा क्या आ गया एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेट का अमाउंट मैंने लिया, ठीक है, ये भी कुछ ना कुछ अमाउंट होगा, मान लेते हैं x ग्राम, और एडजॉर्बेंट लिया m ग्राम, ठीक है, कि m ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट में x ग्राम ऑफ एडजॉर्बेट क्या कर रखा है, वो डिसॉल्व करा रखा है। आई रिपीट, x क्या है, x इज योर mass of adsorbate and m is your mass of adsorbent। तो यहां पर एडजॉर्प्शन का एक सीधा सीधा फॉर्मूला, एडजॉर्प्शन को हम लोग लिखेंगे x ओवर m, ठीक है। x ओवर m से एडजॉर्प्शन कैसे समझा मैं, बड़ा सिंपल है कि
कितने ग्राम ऑफ सॉलिड ने कितने ग्राम ऑफ गैस को एब्जॉर्ब करा रखा है। किसके केस में? जब गैस को मैं गैस के एब्जॉर्प्शन को स्टडी कर रहा हूँ। या एक सीधी सीधी बात है कि कितने ग्राम सॉलिड ने कितने जो है एड्सोर्बेट को अपने सरफेस पर चिपका रखा है, वो क्या हो गया? एड्सोर्प्शन। या एड्सोर्प्शन को मैं यहाँ एड्सोर्प्शन वर्ड ना यूज करके मैं एक और वर्ड यूज कर सकता हूं, एक्सटेंट ऑफ एड्सोर्प्शन। एक्सटेंट ऑफ एड्सोर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एड्सोर्प्शन का मतलब क्या होगा? कितनी हद तक, कि भाई ये वैल्यू जितनी ज्यादा होगी एड्सोर्प्शन उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो दिस इज योर एक्सटेंट ऑफ एड्सोर्प्शन। एक्सटेंट ऑफ एड्सोर्प्शन में फ्रेंडलिच ने एक बात कही कि x over m is directly proportional to p raised to the power 1 over n, and this particular relation is known as Freundlich adsorption isotherm। और यहां पर n की वैल्यू जो है not equal to 0, n is greater than 0, मतलब वो 1 हो सकता है, वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन 0 वैल्यू नहीं होगी। सो लेट्स पुट, या मैं इसको अगर कांस्टेंट लगा के, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाकर क्या करूं, इक्वल टू में कन्वर्ट कर लूं, तो देखें मैंने कहा कि x over m is equal to k p raised to the power 1 over n। ठीक है, अगर मैं दोनों तरफ log ले दूं तो क्या आएगा? ln x over m is equal to ln k plus ln p raised to the power 1 upon n। अगर आपको ln नहीं समझ आता, you can use log, यानी कि log of x over m is equal to log k plus 1 over n log p। ठीक है, if you compare this from a straight line equation, y is equal to m x plus c, तो आपके पास क्या आएगा? It will be a straight line graph। How can I explain that straight line graph? देखें कि मैंने एक एक्सिस पर क्या लिया? log of x over m, और दूसरी एक्सिस पे मैंने क्या लिया? log p। ठीक है, तो यहां पर सबसे कम वैल्यू क्या होगी? log k, और यहां से it will be something like this। ठीक है, तो यहां पर स्लोप ऑफ लाइन क्या आएगा? स्लोप विल बी इक्वल टू 1 ओवर n। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेंडलिच एड्सोर्प्शन आइसोथर्म। क्या है ये? एड्सोर्प्शन को स्टडी करना है, किसके विद रिस्पेक्ट स्टडी करना है? विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। अगर मैं प्रेशर ले रहा हूं तो एक सीधी सीधी बात है कि मुझे क्या करना है? गैस लेनी है यहां पर, क्योंकि गैसेस के ऊपर प्रेशर का सीधा सीधा इफेक्ट होता है। ठीक है, गैसेस के ऊपर सीधा सीधा इफेक्ट होता है, इसलिए मैंने क्या किया? एक एक्सिस पर log p लिया, नीचे की तरफ क्या लिया? यहाँ पर log p, और ऊपर की तरफ क्या लिया? log x over m। तो स्ट्रेट लाइन से कंपेयर किया तो मेरे पास c क्या आ जाएगा? c की वैल्यू आएगी log k, और स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल टू 1 अपॉन n। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेंडलिच एड्सोर्प्शन आइसोथर्म बोलते हैं। ठीक है, बट देखो इसको मैं एक बड़े जनरल से तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकता था। ये जो फ्रेंडलिच ने बात कही ना, इसको मैं एक बड़े जनरल तरीके से एक्सप्लेन कर सकता था। कैसे कर सकता था? देखते हैं। हमें पता है कि x over m is equal to k p raised to the power 1 upon n। ये मेरे पास वैल्यू दी है फ्रेंडलिच ने। लेट्स पुट n is equal to 1, तो यहां पर क्या आ गया? x upon m is equal to k p, और I can say x over m is directly proportional to p। कब? when n is equal to 1। let's put n is equal to infinity। n की वैल्यू सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है? इन्फिनिटी। उसने मिनिमम वैल्यू क्या दी थी? 1 दी थी। मैक्सिमम वैल्यू क्या है? इन्फिनिटी है। तो x over m is equal to p raised to the power 1 upon infinity। 1 upon infinity is equal to 0। I can say x over m is directly proportional to p raised to the power 0। कि उसने एक बड़ी सिंपल सी बात कह दी कि ये 1 अपॉन n ही क्यों लिया मैं यहाँ पर? तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब है कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे एड्सोर्प्शन भी बढ़ेगा। ठीक है, जब इन्फिनिटी वैल्यू पुट कर दी तो वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है
कि आप प्रेशर की वैल्यू कुछ भी कर लो, प्रेशर की वैल्यू कुछ भी कर लो, x will be equal to k, where k is your constant of proportionality. k is your constant of proportionality, यानी कि वो क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, ठीक है, इट विल बिकम फिक्स। यानी कि इसको मैं ग्राफिकल फॉर्म में लिखूं तो इसका मतलब है कि अगर मैं एक एक्सिस पर क्या ले लूं, x ओवर m ले लूं, यहां पर ले लिया x ओवर m, और इस एक्सिस पर हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया p, ठीक है। तो पहले तो वो क्या कह रहा है, पहले वो कह रहा है कि p के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जैसे जैसे प्रेशर को आप बढ़ाओगे वैसे वैसे p की वैल्यू क्या करेगी, बढ़ेगी, यानी कि इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। कब, व्हेन x ओवर m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। लेकिन जब n की वैल्यू बहुत ज्यादा आ जाती है तो x ओवर m क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, यानी कि बहुत हाई वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं तो इट विल बिकम कांस्टेंट। देखो यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू बढ़ी, इस एक्सिस पर जाऊंगा ना मैं, प्रेशर की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन x ओवर m की वैल्यू फिक्स है, वो कितनी है, ये है। मैथमेटिकल स्टूडेंट्स यू ऑल आर, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पर ये क्या आ गया, x ओवर m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p रेज टू द पावर 0, ठीक है। ये जो बीच की रेंज है ये क्या होगी, दिस विल बी x ओवर m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p रेज टू द पावर 1 अपॉन n, यानी कि n की जो वैल्यू है वो 1 से 0 के बीच में लाई करती है, 1 से 0 के बीच में लाई करती है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट योर फ्रेंडलिच एडसोर्प्शन आइसोथर्म। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो हम लोग किसकी बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ फ्रेंडलिच एडसोर्प्शन आइसोथर्म। और आपके लिए होमवर्क क्या है, आपके लिए होमवर्क है कि आप एनसीईआरटी से स्टडी करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ एडसोर्प्शन। वी विल हैव अ डाउट सेशन as you will see this video, ठीक है। So this is all for the day, मिलते हैं next time, till then goodbye।